अगला टॉपिक लेते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज तो अपनी पूरी हुई, 7 प्रॉपर्टीज पर सवाल अपन ने ले लिए हैं और 7 प्रॉपर्टीज अपनी क्या थी। पहली प्रॉपर्टी थी कि सारणी की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों से बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी कि यदि 2 पंक्तियों को आपस में बदल दे या 2 स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणी के मान का चिन्ह बदल जाता है, अर्थात उस चिन्ह के बदलाव को खत्म करने के लिए सारणी के मान के बाहर अपन क्या लगा देते थे, माइनस लगाते थे। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या थी कि आंसर शून्य कब कब आएगा। यदि सारणी की एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो या 2 पंक्तियां समान हो या 2 स्तंभ समान हो तो सारणी का मान शून्य आता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या थी बेटा, त्रिभुजाकार गुणधर्म। वो क्या था, विकर्ण। सारणी में विकर्ण कौन सा था, जिसमें i बराबर j होता है। a11, a22, a33 वाले अवयव विकर्ण बनाते हैं। उस विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव या उसके नीचे के सभी अवयव या उसके ऊपर नीचे के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान बिना हल करे डायरेक्टली उन विकर्ण के अवयवों का गुणनफल ही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या थी, अदिश गुणन। कुछ कॉमन लेना है तो सारणी में से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन वो सभी अवयवों में से एक साथ कॉमन नहीं आता है, वो कॉमन किसी एक रो या एक कॉलम में से आता है। दूसरी बात, सारणिक में कुछ अंदर गुणा करना है तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो गुणा होगा वो सबके पास नहीं जाएगा, वो किसी एक रो या एक कॉलम में ही जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 कौन सी थी, योग गुणधर्म। सारणिक की किसी एक पंक्ति के सभी अवयव 2-2 पदों का योग है तो दिए गए सारणिक को 2 समान कोटि के सारणिकों के योग के रूप में तोड़ा जा सकता है। एक दिए गए सारणिक में पहली पंक्ति के सभी अवयव 3-3 पदों का योग है तो दिए गए सारणिक को 3 अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें सबकी कोटि क्या होगी, समान होगी। और 7वीं प्रॉपर्टी जो अपन ने अभी खत्म करी वो कौन सी थी, निश्चर गुणधर्म। ये प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि यदि किसी एक पंक्ति के सभी अवयवों में अन्य पंक्ति का अदिश गुणन जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी का मान नहीं बदलता है। R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 जोड़ दे, R1 को लिखा ना अपन ने, R1 बराबर R1 प्लस 2R2, तो सारणी की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयवों में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का अदिश गुणन जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। उस पर अपन उदाहरण भी ले लिए, 2-4 ने अपन के लगभग 25 उदाहरण लिए हैं। 25 उदाहरण कर लिए अपन की प्रॉपर्टीज खत्म हो गई हैं। अब आगे के टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम जो है, जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उसमें तो नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में तो नहीं है, मतलब जो 12वीं क्लास के विद्यार्थी हैं उनके लिए बोर्ड में तो नहीं है। लेकिन इस फैक्टर ऑफ थ्योरम को पढ़ने से होगा क्या, अपन जो बड़े बड़े सवाल होंगे उनको थोड़ा जल्दी हल कर पाएंगे। और फैक्टर थ्योरम में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। पहली बात, डिग्री मतलब घात। ये घात क्या होगी, जैसे फलन है fx इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 2 घात का एक बहुपद है। x क्यूब प्लस 3x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3। तो अगर किसी बहुपद की घात देखनी हो तो उसमें जो चर या वेरिएबल होता है उसकी अधिकतम पावर देख लो, अधिकतम घात देख लो, वही उस बहुपद की घात होती है। अब अपन बात करें सारणिक की घात। सारणिक की घात कैसे मिलेगी, देखना। उदाहरण में मैंने यहाँ लिखा x y z, या अपन यहाँ ले लेते हैं a b c, a x b a b x। तो विकर्ण वाले अवयवों का गुणनफल करो। बेटा इसका गुणनफल कितना होगा, x क्यूब, तो इसकी घात कितनी होगी, 3। एक और उदाहरण अपन लेते हैं, अपन यहाँ पर लिया मैंने x p q p x q p q x, कुछ इस तरह से है। वेरिएबल कौन है, x है ना, तो इसमें ये इसका गुणनफल करा कितना आएगा, x क्यूब, तो घात क्या होगी इसकी, 3। एक और उदाहरण लो, आप ले रहे हैं 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर। याद है अपन ने इसको किया था, इसको हल किया था, इसका आंसर कितना आया था, a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब इसमें x तो है ही नहीं गुरुजी, कोई बात नहीं, वो a b c का फलन है,
तो इसमें कितना आया विकर्ण का गुणनफल BC², मतलब घात कितनी होगी इसकी 3। तो ये घात चेक करने का तरीका हुआ। एक और लिखते हैं यहाँ पर sin x cos x cos x cos x sin x cos x, ये वाला cos x और sin x। विकर्ण वाले अवयवों का गुणनफल करो, कितना आ रहा है बच्चों sin³ x, तो इसकी भी घात कितनी हो गई 3 हो गई। तो ये तो तरीका हुआ घात चेक करने का। पहली बात खत्म हो गई कि किसी भी सारणी की घात निकालनी हो तो विकर्ण के अवयवों का गुणनफल कर दो, उस सारणी की घात मिल जाएगी। क्लियर। अब दूसरी बात, अगर घात 2 होती है तो 2 गुणनखंड होते हैं, और घात 3 होती है तो 3 गुणनखंड होते हैं, है ना। इसके लिए घात 2 है तो द्विघात में 2 गुणनखंड होंगे, घात 3 है तो 3 गुणनखंड होंगे। इसके कितने गुणनखंड होंगे 2, और इसके कितने गुणनखंड होंगे 3 फैक्टर्स होंगे। इसका मतलब इस सारणी के भी कितने फैक्टर होंगे 3। कितने गुणनखंड बनेंगे इसके 3 बनेंगे। तो ऐसे इसके भी 3, इसके भी 3 और इसके भी 3। जितनी घात होगी उतने ही गुणनखंड होंगे। गुणनखंड की संख्या बराबर घात, गुणनखंड की संख्या बराबर घात। अब गुणनखंड कैसे आएंगे, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 1 हो गया डिग्री, पॉइंट नंबर 2 हो गया गुणनखंड, है ना, कि गुणनखंड क्या होंगे कितने होंगे। अब गुणनखंड क्या होंगे उस पर आते हैं। फैक्टर कैसे निकालते हैं, कोई मान रखते हैं जिससे क्या हो जाए 0 हो जाए। अगर वो मान 0 कर देगा, संतुष्ट कर देगा, तो वो उसका एक गुणनखंड बन जाएगा। देखो समझना, x² - 5x + 6 = 0, तो x - 2 x - 3 = 0। तो इसके फैक्टर्स गुणनखंड कौन है, ये दोनों क्या इसके फैक्टर्स हैं, ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, x - 2 और x - 3 इसके गुणनखंड हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब जो आप इसमें वैल्यू रख रहे हो x = 2 रखोगे तो क्या ये फलन 0 आ जाएगा। तो x - 2 एक गुणनखंड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, ये बन गया गुणनखंड। तो अगर किसी समीकरण में x का कुछ मान रखने पर, x बराबर अल्फा रखने पर वह 0 हो जाता है, तो x - अल्फा एक गुणनखंड बन जाता है। अब सारणिक में कैसा होगा, ऐसा सारणिक में कैसे करेंगे अपन उस पर आते हैं। जैसे इसी वाले की बात करें, इस उदाहरण की, पुट x = a। जैसे ही आप इसे x = a रखोगे, सारणिक बनेगा a a b a a b a b a। तो r1 = r2 होगा, इसीलिए सारणी का मान 0 होगा। देयरफॉर x - 1 एक गुणनखंड होगा। समझना आराम से, कुछ ऐसा पुट करो जिससे सारणी का मान 0 हो जाए। अब सारणी का मान 0 कब होता है, जब 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समान हो जाए। तो हमने इसमें पुट कर दिया कि जैसे ही इसमें आप x = a रखोगे, ये 2 पंक्तियां आपस में क्या हो जाएंगी, समान। 2 पंक्तियां समान हो गई, x - a एक गुणनखंड हो गया। और कुछ पुट कर सकते हो क्या, और कर सकते हैं, देखो कुल गुणनखंड कितने आने वाले हैं, 3 आने वाले हैं। एक गुणनखंड आपको मिल गया। आप इसमें फिर से पुट करो, पुट x = b। जैसे ही आप x = b रखोगे, क्या बनेगा बेटा, ये b a b a b b a b b। तो r2 = r3, देयरफॉर सारणिक 0। तो x - b दूसरा गुणनखंड, ये दूसरा गुणनखंड बन गया। देखो, तो गुणनखंड ज्ञात करने के तरीके मिल गए। कितने गुणनखंड आने चाहिए थे, 3। 3 में से 2 मिल गए। जो तीसरा बचा है वो कैसे आएगा, अभी मैं आपको सवाल के साथ बताने वाला हूँ। सवाल हल करते करते अपन करेंगे, ठीक है। एक उदाहरण और लेते, a x x x a a x, और यहाँ पर है, रिवर्स करते हैं, चलो इसको दूसरा लेते, x a a a x a a a x, ये वाला दिया हुआ है।
तो सबसे पहले तो बताओ उसकी घात क्या होगी। घात निकालने के लिए आप क्या करोगे, विकर्ण के अवयवों का गुणनफल करोगे। तो कितना आ गया x3, तो इसकी घात कितनी आ गई 3, इसीलिए फैक्टर्स भी कितने बनेंगे 3 ही बनेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करा, इसमें रखा x बराबर a। आपने जैसे ही x बराबर a रखा तो बना a 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 a, कितना आ गया 0, क्योंकि तीनों पंक्तियां समान हो गई। x माइनस ए क्या बन गया, फैक्टर बन गया, एक गुणनखंड बन गया। ठीक है, लेकिन अभी तक क्या हो रहा था कि 2 ही पंक्तियां समान हो रही थी, तो जो गुणनखंड है ना उसकी घात 1 ही चल रही थी। अब 3 पंक्तियां समान हो गई तो गुणनखंड की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। गुणनखंड की घात कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये ध्यान रखना है ना। इन सारी बातों को सवाल के साथ अपन हल करते हैं, 1 बाई 1 सभी बातों को एक साथ लेते हुए चलेंगे, सवाल के साथ हल करते हुए। तो जो अपन ने समझा है उन सभी बातों को अपन लिख लेते हैं ना। तो पॉइंट नंबर 1 क्या था, सारणिक में विकर्ण के अवयवों के गुणनफल की घात से सारणिक की घात पता चलती है। सारणिक में विकर्ण के अवयवों के गुणनफल से सारणिक की घात पता चलती है। सेकंड पॉइंट, सारणिक की जितनी घात होगी उतने ही गुणनखंड होंगे। सारणिक की जितनी घात होगी उतने ही गुणनखंड भी होंगे। पॉइंट नंबर 3, यदि सारणिक में x बराबर अल्फा रखने पर सारणिक का मान 0 होता है तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड बन जाएगा। यदि सारणिक में x बराबर अल्फा रखने पर सारणिक का मान 0 होता है तो x माइनस अल्फा एक गुणनखंड बनेगा। ऐसे x बराबर बीटा रखने पर फिर से मान 0 हो जाता है तो x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड बनेगा। यदि x बराबर बीटा, पहले क्या रखा अल्फा, रखने पर फिर से सारणिक का मान 0 हो जाता है तो x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो यहाँ तक मैं सारी बातें समझा चुका हूँ आपको। अब इसके आगे की बात जो मैं लास्ट पॉइंट आपसे बोल रहा था कि यदि x बराबर a रखा और 2 पंक्तियां समान हो गई, ये x बराबर a रखा 3 पंक्तियां समान हो गई। अगला पॉइंट, यदि सारणिक में x बराबर अल्फा रखने पर m पंक्तियां या स्तंभ समान हो जाते हैं तो सारणिक प्रोपोर्शनल टू x माइनस अल्फा होल पावर m माइनस 1 होगा। तो अगर 2 पंक्तियां समान हुई तो घात 1 ही आएगी, 3 पंक्तियां समान होगी तो घात 2 ही आएगी। ये प्रोपोर्शनल क्यों लिखा, इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अगर मैंने पहले फैक्टर पे ही इक्वल लगा दिया, मैंने x माइनस अल्फा पहले फैक्टर पे ही इक्वल लगा दिया तो वही आंसर हो गया ना, जबकि वो आंसर का एक भाग है। आंसर का दूसरा भाग दूसरा गुणनखंड है, आंसर का तीसरा भाग तीसरा गुणनखंड होगा।
है ना, तो हम इक्वल नहीं लगा सकते, हम सिर्फ क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनल, उस इक्वल के साइन को बाद में लाएंगे। ये 4 पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं फैक्टर थ्योरम का प्रयोग करते समय। सबसे पहले घात निकालो, घात से ही गुणनखंड सारणी की घात पता चलेगी, इस घात से गुणनखंड पता चलेंगे, गुणनखंड क्या क्या होंगे वो निकालो, और गुणनखंड आने पर कितनी पंक्तियां या कितने स्तंभ समान हुए हैं वो भी पता करो। ठीक, अब सवाल करते हैं अपन। तो अब पहला सवाल ले लेते हैं अपन उस फैक्टर थ्योरम के ऊपर। गुणनखंड प्रमेय फैक्टर थ्योरम जो अपन ने पढ़ी थी, उस फैक्टर थ्योरम पर हमने सारी बात लिख ली, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अपन ने लिख लिए। अब उदाहरण से आगे की बात समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से हल करना है। सारणी दिया है x p q p x q p q x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। अब अगर एग्जाम में आया, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आया, तो वहाँ लिखा थोड़ी होगा कि सॉल्व यूजिंग फैक्टर थ्योरम, वहाँ तो लिखा होगा इसका मान ये है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप तो x का वैल्यू, p का वैल्यू, q का वैल्यू रख के वैसे ही हल कर लोगे, आ जाएगा आंसर। अच्छा, प्रॉपर्टीज के अनुसार भी इसको हल करना सिखा रखा है, बिल्कुल तो आवश्यकता नहीं है। तो फिर फैक्टर थ्योरम क्यों पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। किस प्रकार के सवाल जल्दी होते हैं वो इसके बाद वाले सवाल में बताता हूँ। इस सवाल से हम इतना समझते हैं कि इस फैक्टर थ्योरम का प्रयोग कैसे करेंगे। तो इसका प्रयोग करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या ज्ञात करना होता है बेटा, विकर्ण वाले अवयवों का गुणनखंड। ठीक है, वो कितना आ रहा है अपने पास, x3, इसका मतलब जो इसकी घात बनने वाली है 3, तो जो इसके गुणनखंड बनने वाले हैं वो गुणनखंड भी कितने बनने वाले हैं, 3। गुणनखंड रखने के लिए क्या करना होता है, कुछ ऐसा पुट करो जिससे सारणी का मान 0 आ रहा हो। देखो, पुट x बराबर p, x बराबर p रखने पर यह आएगा p p q p p q p q p, तो क्या r1 बराबर r2 आ जाएगा, सारणी का मान 0 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। इसका मतलब x माइनस p एक फैक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, सारणिक प्रोपोर्शनल टू x माइनस पी होल पावर m माइनस 1 लिखा था। यहाँ पर m था कितनी पंक्तियां या कितने स्तंभ समान हो रहे हैं, तो यहाँ पर 2 पंक्तियां समान हो रही हैं, तो इसकी पावर 1 ही बनेगी। बराबर का चिन्ह इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि अगर मैंने बराबर लगा दिया तो यही आंसर हो जाएगा। फिर अगला काम, क्या कुछ और पुट कर सकते हो, जी बिल्कुल कर सकते हैं। पुट x बराबर q, x बराबर q रखने पर बनेगा q p q p q q p q q, क्या फिर से 0 आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि r2 बराबर r3 आ गया, देयरफॉर सारणिक प्रोपोर्शनल टू x माइनस q। ये एक और फैक्टर आपको मिल गया। कुल मिला के फैक्टर कितने आने चाहिए थे, 3 आने चाहिए थे। 3 में से कितने फैक्टर आ गए, 2 आ गए। देखो यह लिखा हुआ है ना, 3 गुणनखंड इसके आने चाहिए, जिसमें से कितने गुणनखंड आपको मिल चुके हैं, 2 गुणनखंड मिल चुके हैं। अब तीसरा गुणनखंड कैसे आएगा, तीसरा गुणनखंड लाने के लिए अगर कुछ पुट कर सकते हो तो करो, नहीं तो फिर जो अपनी प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज लगाओ। हम अप्लाई करते हैं इसके अंदर, अप्लाई कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। कॉलम 1 को लिख रहे हैं कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। देखो क्या मिलेगा, x प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू। तो यहाँ पर आ जाएगा ये x प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू, एक्स प्लस पी प्लस क्यू। बेटा यहाँ पर आएगा पी क्यू एक्स क्यू क्यू एक्स। तो इसको अगले स्टेप में अपन ये p प्लस क्यू प्लस एक्स कॉमन निकाल के 1 1 1 ऐसा लिख सकते हैं। तो जो चीज़ कॉमन बाहर आती है वो भी तो एक गुणनखंड ही होता है। जो भी चीज़ कॉमन बाहर आएगी, उभयनिष्ठ बाहर कॉमन आएगा, क्या वो भी एक गुणनखंड ही कहलाता है? बिल्कुल। तो ये p प्लस एक्स प्लस क्यू भी एक गुणनखंड ही हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, सारणिक प्रोपोर्शनल टू x प्लस पी प्लस क्यू। ये तीसरा गुणनखंड आ गया। कुल मिला के कितने गुणनखंड आने चाहिए थे बच्चे, 3। क्या तीनों मिल गए? तो हम क्या लिखेंगे अब, सारणिक प्रोपोर्शनल टू x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। ये अपना काम होता है इसको हल करने का। अब इसको कैसे हटाना है, अब इसको लिखते हैं सारणिक इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, और लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए सारणिक रखो यहाँ पर x पी क्यू पी एक्स क्यू पी क्यू एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। ठीक है, अब कुछ भी वैल्यू रख दो x, क्योंकि दोनों तरफ आ गया ना। तो सपोज हमने रखा x बराबर 1, p बराबर 0 और q बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, इधर तो 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा लैम्डा
1 1 1, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 1। इसका सारणिक का जो मान हुआ वो सारणिक का मान क्या हो गया, सारणिक बराबर आ गया x माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस पी प्लस क्यू। तो कुल मिला के बेटा अपना मकसद क्या था, हम ये जो गुणनखंड है वो इजीली देख पाएंगे अगर हम फैक्टर थ्योरम को समझ जाएंगे। इतना लिखना नहीं पड़ेगा, तो समझाने के लिए मैंने आपको इतना लिख के दिया है। क्या इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। सवाल हल करना होगा तो कई तरीके अपने पास हैं, ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपने पास है, पुटिंग वैल्यू अपने पास है, प्रॉपर्टीज अपने पास है। फैक्टर थ्योरम अपनी क्या मदद कर रही है, फैक्टर थ्योरम ये मदद कर रही है कि कितने फैक्टर हो रहे हैं, मनी मन कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने गुणनखंड बनेंगे मनी मन कैलकुलेट हो जाएगा, क्या पुट करेंगे वो आंखों से बिना लिखे दिखाई देगा, क्या पुट करेंगे वो आंखों से बिना लिखे दिखाई देगा, मतलब पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर क्या मन ही मन नजर आ जाएंगे। उससे अपना फायदा हो जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच में जो ऑप्शन ए बी सी डी है हम उसके अंदर जल्दी से ढूंढ पाएंगे कि अगर ये तीन चीजें आंसर में उपलब्ध हैं तो वही अपना आंसर बनने वाला है। ठीक है, सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 फिर से अब फैक्टर थ्योरम वाला ही है, लेकिन अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम उससे जल्दी आंसर के पास कैसे पहुंचेंगे ये पता करेंगे। ठीक है, सवाल दिया हुआ है कि यदि सारणिक sin x cos x cos x cos x sin x cos x cos x cos x sin x बराबर 0, ये सारणिक का मान 0 है, तो 0 से π/2 में मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू सबको, क्योंकि डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देख रहे हैं और अपना फ़ायदा उठा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप YouTube चैनल पे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और लिंक पे जाकर के सब्सक्रिप्शन करें ताकि आपको इसका और भी बेहतर तरीके से फ़ायदा मिले। दूसरी बात, यदि आप डाउट सॉल्विंग का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल का भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो उस लिंक पर जाकर के अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को सुनिश्चित कीजिए। x के वास्तविक हलों की संख्या ज्ञात करें। सवाल ये वाला आपको दिया हुआ है। अब देखो इससे फायदा क्या होगा कि जिसके फैक्टर थ्योरम नहीं आता होगा उसको इसको हल करने में समय लगेगा, हमें फैक्टर थ्योरम आता है, हमें समय कम लगेगा। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि विकर्ण वाले जो अवयव हैं उनका गुणनफल निकालो। क्या इनका गुणनफल जो आएगा वो sin क्यूब x आएगा, इसका मतलब जो घात होगी वह 3 होगी, इसीलिए जो फैक्टर होंगे वो फैक्टर भी कितने होंगे, 3 होंगे। फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या पुट करना है वो आपको पता है, अपन डायरेक्टली लिखेंगे सारणिक प्रोपोर्शनल टू, तो प्रोपोर्शनल की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर किसके होने वाला है बेटा, 0 की। कुछ ऐसा पुट करो जिससे कोई पंक्तियां समान बन जाए या कोई स्तंभ समान बन जाए। क्या sin x बराबर cos x रखने से ये 2 कॉलम या ये 2 रो एक जैसी बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी, है ना। तो पुट sin x इक्वल टू cos x, आप देखोगे कि r1 बराबर r2 बराबर r3 हो गया। इसका मतलब जो फैक्टर है वो कितनी पावर लेगा, 1 की 2, क्योंकि अगर 2 पंक्तियां समान होती हैं तो फैक्टर 1 पावर लेता है, अगर पंक्तियां 3 समान होगी तो फैक्टर 2 पावर लेगा। तो यहाँ आ जाएगा ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक, 3 गुणनखंड आने चाहिए थे बेटा, जिसमें से 2 आ चुके हैं, तीसरा बचा। क्या कुछ और पुट कर सकते हो, नहीं। अगली स्टेप अपन क्या लगा सकते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, उससे क्या होगा, कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 लिखोगे तो sin x प्लस cos x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस cos x, तो ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या बाहर आ जाएगा, sin x प्लस 2 cos x, और जो सारणी में बचेगा 1 1 1 1, इसका ये जो बाहर कॉमन आया ये भी फैक्टर है। कुल मिला के फैक्टर कितने आने चाहिए बच्चों, 3 आने चाहिए। क्या 3 फैक्टर अपने को मिल गए, जी बिल्कुल मिल गए। और उस सारणी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो क्या लैम्डा वाली प्रोसेस में जाने की आवश्यकता है, नहीं है। फायदा क्या हुआ इसका फैक्टर थ्योरम का, एक विद्यार्थी इसको पूरा हल करता और फिर यहाँ पहुँचता। हम ये सारी चीज जल्दी से निपटा करके यहाँ पहुँच चुके हैं, और ये भी मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवाई है। जब सवाल करने का भाव में आएगा तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे, जल्दी जल्दी लिख पाओगे। अब क्या है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ये 0 होगा, इसका मतलब sin x बराबर cos x, तो tan x बराबर 1, x बराबर π/4। क्या ये 0 से π/2 में आता है, जी बिल्कुल आता है, क्योंकि हमें जो हल चाहिए वो इसी अंतराल के अंदर चाहिए।
अगला वाला इधर जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, साइन एक्स बराबर -2 cos x, तो ये देगा tan x बराबर -2। इससे जो x मिलेगा क्या वो x 0 से π/2 में आएगा, नहीं आएगा, तो वो अपने हल में नहीं आएगा। तो उसने पूछा क्या था, x के वास्तविक हलों की संख्या 0 से π/2 में कितने आए, सिर्फ एक। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। समझो गुणनखंड थ्योरम का फायदा क्या मिला आपने, हमें इसको पूरा हल करना नहीं पड़ा, न प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, हम डायरेक्टली यहाँ से यहाँ इस स्टेप पर पहुँच सकते हैं गुणनखंड प्रमेय की वजह से। बस इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है, वरना सिलेबस में ये नहीं है, इसकी आवश्यकता भी ज़्यादा अपने को नहीं है। कुछ टिपिकल सवाल जो होंगे वो जल्दी गुणनखंड के रूप में हल होकर के एक व्यवस्थित रूप में हमें मिल जाते हैं और आगे उनको हल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, समय की बचत हो जाती है। एक सवाल और देखते हैं बेटा ऐसा ही। अगला प्रश्न देख रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, फिर से वही है। इफ सारणिक दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, फिर अगले कॉलम में है 1 प्लस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी, 1 प्लस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी बराबर 0। फिर से पहले की तरह सारणी का मान कितना है, 0। तो त्रिभुज ABC सदैव होगा, वो क्या होगा वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन समबाहु, दूसरा ऑप्शन समद्विबाहु मतलब आइसोसेलेस, तीसरा समकोण, और चौथा ऑप्शन है अपने पास नन, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, सवाल समझ गए क्या है। पहले की तरह ही सारणी का मान पूरा हल करेंगे, फिर उसको बराबर 0 करेंगे। साइन ए साइन बी साइन सी में कुछ संबंध आएगा या ABC में संबंध आएगा, वो ABC का संबंध अपने को बताएगा कि यदि तीनों कोण बराबर आ गए तो बच्चों समबाहु बन जाएगा, यदि दो कोण बराबर आ गए समद्विबाहु बन जाएगा, एक कोण अगर 90 डिग्री आ गया समकोण हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई सा भी नहीं बन रहा है। अब जिसे फैक्टर थ्योरम नहीं आता उसे फिर से समय लगने वाला है इस सवाल को हल करने के अंदर, क्योंकि उस व्यक्ति को, उस विद्यार्थी को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अपने को पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको देखेंगे और इसकी घात मालूम कर लेंगे। बेटा इसकी घात कितनी मिल रही है, इसकी घात फिर से कितनी मिल रही है, 3। देखो साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी, देयरफॉर फैक्टर्स भी कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। कुछ पुट करें जिससे एक जैसा बन जाए, क्या पुट करें, साइन ए बराबर साइन बी। देखो साइन ए बराबर साइन बी से 2 कॉलम एक जैसे होंगे, पुट साइन ए इक्वल टू साइन बी, कॉलम 1 बराबर कॉलम 2। तो एक गुणनखंड कौन बन गया, साइन ए माइनस साइन बी। फिर ऐसे ही पुट साइन बी बराबर साइन सी, कॉलम 2 बराबर कॉलम 3 बनेगा बच्चों। देखो साइन बी बराबर साइन सी था, इसका मतलब हुआ एक गुणनखंड कौन बन गया, साइन बी माइनस साइन सी। फिर तीसरा गुणनखंड कौन सा आएगा, साइन सी बराबर साइन ए, रख सकते हैं ना, बिल्कुल, साइन सी बराबर साइन ए, कॉलम 3 बराबर कॉलम 1। ये भी आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं तो लग रहा है कि समय लग रहा है, वरना इतना तो लगना ही नहीं है। साइन सी माइनस साइन ए, और ये सब कुछ किसके बराबर है, 0 के। देखो ना कितनी जल्दी हो गया। अगर इसको डायरेक्ट हल करते, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1, या फिर पूरा प्रसार करके, तो भी उलझा हुआ मिलता, घात 2 3 4 में मिलता, व्यवस्थित नहीं मिलता। ये व्यवस्थित मिल गया, और ये व्यवस्थित किसके बराबर है, 0 के। अगर ये 0 के बराबर है, इसका ये पहला वाला भी 0 होगा, ये दूसरा भी 0 होगा, और ये तीसरा भी 0 होगा। अर्थात आप यहां से कहेंगे साइन ए बराबर साइन बी, या क्यों लगाया, या इसलिए लगाया गुणन में चल रहा है। अगर गुणन में है तो क्या तीनों का 0 होना जरूरी है, नहीं, तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है। तो यहाँ बीच में क्या बोलेंगे, या तो पहला फैक्टर 0 होगा या दूसरा 0 होगा। तो साइन बी बराबर साइन सी होगा, या फिर साइन सी बराबर साइन ए होगा। इसका मतलब हुआ कोण ए बराबर बी होगा, या कोण बी बराबर सी होगा, या फिर
कोण सी बराबर कोण हे होगा। तो अर्थात एक बार में कितने कोण बराबर हुए? 2। तो आंसर क्या होगा? समद्विबाहु। अब कोई बोलेगा नहीं सर तीनों बराबर हो गए तो, अरे हो सकते हैं, उसने पूछा है सदैव, ऑलवेज। शर्त क्या है? कम से कम कितने कोण तो बराबर मिलेंगे ही मिलेंगे। 2 कोण तो आपको बराबर मिलेंगे ही मिलेंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम कितने कोण बराबर मिलेंगे बच्चों? 2 तो मिलेंगे ही। 2 के बाद यदि किसी शर्त से तीसरा भी बराबर आ गया तो समकोण बन जाएगा, समद्विबाहु बन जाएगा, समबाहु बन जाएगा। लेकिन क्या कंफर्म होगा? समद्विबाहु कंफर्म होगा, ऑलवेज आंसर आएगा ही आएगा। क्लियर? अगला प्रश्न देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। फिर से, यदि त्रिभुज ABC के लिए 1 1 1 ABC बराबर 0, तो साइन स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर B प्लस साइन स्क्वायर C बराबर कितना होगा? आंसर ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, 3/4, 9/4, अगला ऑप्शन है 9/2, और ये C वाला है भैया, ये D वाला है 3/2। ये सवाल आपको दिया जा रहा है, और सवाल को आपको बता दें, ये IIT में और AIEEE जेईई मेन के पहले जिसको AIEEE कहते थे, दोनों एग्जाम में आ चुका है ना। और सवाल क्या कहना चाहता है समझो। यदि त्रिभुज ABC के लिए दिए गए सारणी का मान 0 है, इसका लिए छोटा a, छोटा b, छोटा c क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं होंगी। ये छोटा a, छोटा b, छोटा c क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं होंगी। A, B, C कोण होंगे। हमें इस कोण के मान रख करके इस संख्यात्मक रूप में आंसर को ज्ञात करना है, जबकि भुजाओं में संबंध ऐसा है कि वो सारणिक में रखे जाने पर आंसर कितना दे रही है? 0 दे रही है। क्लियर इतनी बात? अब शॉर्ट ट्रिक, को ट्रिक या प्रॉपर मेथड या फैक्टर थ्योरम क्या लगेगा, अपन उसकी बात करते हैं। सारणिक में जो दिया है, पहले तो क्यों ना उसी को हल कर ले, और उसको हल करके ही ये पता कर ले कि ABC में क्या संबंध है, तो वो त्रिभुज का प्रकार बता देगा। त्रिभुज जिस प्रकार का होगा उसके अनुसार उसे कोण पता लग जाएंगे, और यहाँ रख करके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है। क्या फैक्टर थ्योरम की आवश्यकता है? नहीं है अब आवश्यकता, फैक्टर थ्योरम की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हल कर लो, 1 × c² - AB - A × C - A प्लस B × B - C, B - C। ठीक, ये हुआ c² प्लस A² प्लस B² माइनस AB माइनस BC माइनस AC बराबर 0। 2 से गुणा भाग कर दो इसको बेटा, ये हो जाएगा 2A² 2B² 2C² माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2AC बराबर 0। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, अपन पहले भी सवाल में ले चुके हैं कि यदि A² 1B² और 2AB ले, A माइनस B का होल स्क्वायर बन जाता है। क्या ये कुछ ऐसा बन जाएगा? अगर ये ऐसा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ? पूर्ण वर्ग प्लस पूर्ण वर्ग प्लस पूर्ण वर्ग कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग मिलकर 0 हो रहा है तो वो तभी सत्य होगा जबकि पहला वाला ब्रैकेट भी 0 हो, दूसरा वाला भी 0 हो और तीसरा वाला भी 0 हो और बीच में या ना आए तथा आए एंड आए। इसका मतलब हुआ A बराबर B तथा B बराबर C तथा C बराबर A, अर्थात तीनों भुजाएं कैसी मिल गई? बराबर। यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है तो बच्चों त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु। जल्दी आंसर मिलेगा, A बराबर B बराबर C, देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर 60 डिग्री। मिल गया, एंगल मिल गया। एंगल का मान यहां रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। देयरफॉर sin² 60 प्लस sin² 60 प्लस sin² 60 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ √3/2 का होल स्क्वायर। बच्चों आंसर कितना आ गया? 9/4। यही उसने जानना चाहा था।
अच्छा, एग्जाम में जब आया था सवाल कभी कभी तो ये भी पूछा गया कि यदि त्रिभुज एबीसी के लिए ऐसा 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 है तो त्रिभुज एबीसी कैसा होगा? त्रिभुज एबीसी कैसा होगा? समबाहु होगा। अगर आपसे यहाँ से त्रिभुज का प्रकार पूछ लिया जाए तो वो भी यहाँ पर पता लग रहा है कि त्रिभुज किस प्रकार का बनेगा, समबाहु बनेगा। अपन बात करें इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक में त्रिभुज एबीसी ऐसा होना चाहिए जिसके लिए 0 हो जाए। हम क्या मान लें? a बराबर b बराबर c बराबर 1 मान लें। देयरफॉर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना आ जाएगा? 0। तो जो दिया जा रहा है क्या उस संतुष्ट को जो मैंने माना है वो संतुष्ट कर रहा है? जो माना जा रहा है वो दी गई शर्त को क्या संतुष्ट कर रहा है? कर रहा है। इसका अगर मैं तीनों को बराबर मानता हूं तो कोई भी गलतफहमी नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि तीनों को बराबर मानने पर जो शर्त है वो संतुष्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर समबाहु, देयरफॉर एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री और आंसर फिर क्या आ जाएगा? 9/4। ये शॉर्ट ट्रिक भी है इस सवाल के लिए। शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो आप, लेकिन शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए शर्त क्या है कि जो भी आपको कंडीशन प्रतिबंध दिया हो वह प्रतिबंध पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए तो ही शॉर्ट ट्रिक लगेगी। क्लियर? ध्यान रखिएगा इस बात का। अगली हेडिंग पर आते हैं बेटा। अगला टॉपिक है अपना सममित एवं विषम सममित सारणी, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट कौन सा वाला? सममित। सममित। और दूसरा होता है विषम सममित, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ये कौन सा होता है बेटा? विषम सममित। तो सममित सारणी कौन सा होता है और विषम सममित सारणी कौन सा होता है समझ लेते हैं। अलग अलग 3-4 डेफिनेशन होती है। पहली डेफिनेशन, यदि aij इज इक्वल टू aj फॉर एवरी i एंड j, यदि aij बराबर aj आया फॉर एवरी प्रत्येक i और j के लिए, तो सारणी कैसा सारणिक होगा? सममित सारणिक होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? उदाहरण से समझिएगा। a12 बराबर a21 बनना चाहिए, a32 बराबर a23 बनना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। और a11 बराबर a11, a22 बराबर a22, a33 बराबर a33, ऐसा भी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसा बन रहा है? सममित बन रहा है। कैसे? सारणिक बना के बात करते हैं। देखो a b c b c d e e f, चेक कर लीजिए। a11 बराबर a11, a12 बराबर a21, a13 बराबर a31, a23 बराबर a32। मिला कि नहीं मिला? मिला। दूसरा तरीका पहचानने का, ये पहला तरीका था। ये दूसरा तरीका, जो विकर्ण है उसको क्या मान लो? दर्पण। क्या मान लो बच्चों? दर्पण। एक मिरर मान लीजिए। जो विकर्ण है अगर उसको एक मिरर मान रहे हैं, देखो ध्यान से, अगर आप इसको दर्पण मान रहे हो तो जो इधर लिखा है वो इधर लिखा है। बी का बी प्रतिबिंब, सी का सी प्रतिबिंब, ई का ई प्रतिबिंब मिल रहा है। अगर विकर्ण को दर्पण मान लें तो ऊपर नीचे एक जैसा दिखाई देगा, तो वह भी क्या होगा? सममित ही होगा। पहचानने का तीसरा तरीका, जो R1 है वो कॉलम 1 बन जाना चाहिए, जो R2 है वो कॉलम 2 दिखना चाहिए, जो R3 है वह कॉलम 3 दिखना चाहिए। देखो R1 ABC और कॉलम 1 ABC, R2 BDE कॉलम 2 BDE, R3 CEF कॉलम 3 CEF, है कि नहीं है? है। तो भी क्या कहलाएगा? सममित ही कहलाएगा। चौथी परिभाषा भी है, फोर्थ, और यह किसके लिए है? आव्यूह के लिए। ओनली फॉर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह, सिर्फ आव्यूह में। कहाँ लगेगी? सिर्फ और सिर्फ आव्यूह में। और ये शर्त क्या कहती है कि यदि a परिवर्त बराबर a हो जाए,
ये परिवर्त क्या होता है पढ़ेंगे अपन अभी, आव्यूह के अंदर आएगा, मैट्रिक्स में आएगा, लेकिन अगर आपको याद दिलाऊं तो इनडायरेक्टली हम इसको पढ़ चुके हैं। सारणिक की जो पहली प्रॉपर्टी थी, वो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी बेटा कि यदि सारणिक की सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों से बदल दिया जाए तो प्राप्त सारणिक के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। उसी को परावर्तन गुणधर्म बोला था। तो वो परिवर्त लेना ही होता है, ट्रांसपोज लेना ही होता है। तो ए की पावर टी का मतलब क्या है? ट्रांसपोज। यदि ए का परिवर्त ट्रांसपोज वापस ए आ जाता है तो आव्यूह क्या कहलाता है? सममित आव्यूह कहलाता है। आव्यूह में भी ये सारी चीजें आएंगी, इसलिए मैंने आपको अभी बता दी कि अगर परिवर्त लेने पर वापस वही आ जाए तो ये सममित होगा। तो कितने तरीके हैं अपने पास पहचानने के? 4। एक मैथमेटिकल डेफिनेशन, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई हो, मतलब इस तरह से अगर बराबर हो रहे हैं, जैसे A12 A21 A13 A31, तो वो अव्यूह वो सममित, वो सारणिक क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। या विकर्ण को दर्पण मान लो तो ऊपर नीचे अगर एक जैसा है तो भी सममित कहलाएगा। या पहली पंक्ति ही कॉलम 1 दिखना चाहिए, जो दूसरा रो है वही कॉलम 2 दिखना चाहिए, तो भी वो क्या कहलाएगा? सममित कहलाएगा। और चौथा, यदि परिवर्त ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं और वापस वही मिल रहा है तो भी सममित। अब उधर आते हैं विषम सममित पे। प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में रोज कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए या ये इस बारे में हमें समझाइए, हमारी ये शंका है इसको दूर कर दीजिए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, उस पर सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन है उसको हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन भी टॉपिक्स की, जिन भी डाउट्स की, जिन भी बातों के बारे में आप वीडियोस चाह रहे हैं वो ऑलरेडी हमने पोस्ट किए हुए हैं, अपलोड किए हुए हैं, लेकिन वो आपसे मिस हो जाते हैं क्योंकि आपके पास प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप सब्सक्राइब करिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और कोई भी शंकाएं आपकी ना रहें। विषम सममित कौन सा होता है? 1 by 1। पहली डेफिनेशन जो उधर लिखी थी, इफ ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, अब माइनस लग गया, फॉर एवरी आई एंड जे। शर्त वही थी लेकिन किसके साथ आई बेटा? माइनस के साथ आई। तो अगर ये शर्त है तो ये शर्त क्या कहना चाहती है कि A11 बराबर माइनस A11। इसका मतलब हुआ A11 कितना हो जाए? 0। 2 बराबर माइनस 2 थोड़ी होता है, A बराबर माइनस A हो सकता है। कब? जब A का मान ही क्या हो? 0 हो। इसका ये हुआ कि विकर्ण वाले जो अवयव होंगे, विकर्ण वाले जो अवयव होंगे वो क्या होंगे? पक्का 0 होंगे। आगे की बात करें, A21 बराबर माइनस A12, A13 बराबर माइनस A31, इस प्रकार का मिलेगा। सारणिक बना के देखते हैं। विकर्ण में तो क्या आना है बच्चों? 0, ये पक्का हो गया। यहाँ A, यहाँ माइनस A, यहाँ पर B तो माइनस B, C तो माइनस C, ऐसा बनेगा। चेक कर लेते हैं। A11 A22 A33 0, A12 माइनस A21, A13 माइनस A31, A23 माइनस A32। यही तो परिभाषा है। ये पहला तरीका पहचानने का। दूसरा, जो विकर्ण था उसको क्या माना था? दर्पण। अब उसको अपन क्या नाम दे देंगे? जीरो मिरर। क्या नाम दे रहे हैं? जीरो मिरर, शून्य दर्पण। देखो ना, मिल रहा है ना, ये विकर्ण है अभी भी, लेकिन अब इसमें जो प्रतिबिंब आ रहे हैं वो चिन्ह बदल के आ रहे हैं। प्रतिबिंब कैसे मिलेंगे? चिन्ह बदल कर मिलेंगे। प्रतिबिंब कैसे मिलेंगे? चिन्ह बदल कर मिलेंगे। ए का इमेज माइनस ए, बी का इमेज माइनस बी, सी का इमेज माइनस सी। यदि ऐसा हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा? विषम सममित कहलाएगा। ठीक। तीसरी चीज जो पहचानने के लिए अपन ने देखी थी वो प्रतिबिंब, ये रो और कॉलम में चेंज। तो R1 कॉलम 1 लेकिन अब माइनस के साथ, R3 कॉलम 3 लेकिन माइनस के साथ। देखो कैसे, R1 0 A B, कॉलम 1 0 माइनस A माइनस B, R2 माइनस A 0 C, तो R कॉलम 2 0 A 0 माइनस C। चिन्ह बदल के आ रहा है, इधर माइनस था तो इधर प्लस हो गया, इधर माइनस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो गया। क्या वापस वही परिभाषा बन रही है? जी बिल्कुल बन रही है। चौथा तरीका किसके लिए? ओनली फॉर मैट्रिक्स, आव्यूह के लिए होगा सिर्फ। इफ ए परिवर्त बराबर माइनस ए, पहले क्या मिला था? ए परिवर्त बराबर प्लस ए, अब क्या बोल रहे हैं? ए परिवर्त बराबर माइनस ए। तो किस प्रकार का बनेगा? विषम सममित।
विषम सममित आव्यूह। तो कुल मिला के अपने पास एक सारणिक या आव्यूह को ये चेक करने के लिए कि वो सममित है या विषम सममित है, कुल मिलाकर तरीके कितने हो गए बेटा? 4 तरीके हो गए। पहला तरीका परिभाषा के अनुसार, दूसरा विकर्ण को दर्पण मानते हुए या विकर्ण को शून्य दर्पण, जीरो दर्पण मानते हुए। ठीक है, दर्पण वाला तरीका सबसे इजी है। दर्पण में देखो, प्रतिबिंब यदि ऊपर नीचे एक जैसे हैं तो सममित है, प्रतिबिंब ऊपर नीचे एक जैसे चिन्ह बदल करके हैं तो वो कैसे हैं? विषम सममित है। सममित, विषम सममित। ठीक, और परिवर्त लेने पर -a आया तो विषम सममित आव्यूह बनेगा, परिवर्त लेने पर अगर +a आया तो सममित आव्यूह बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, विचार कर लीजिए अच्छे से, फटाफट से सोच लीजिए कि कहीं कुछ मन में डाउट तो नहीं आ रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसके बारे में अपने को ध्यान रखने चाहिए, अपन उनको लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, विषम सममित सारणिक में विकर्ण के सभी अवयव सदैव शून्य होंगे। विकर्ण के सभी अवयव सदैव शून्य होंगे, ये पक्का हो गया। दूसरी बात, ये किसके लिए? लेकिन विषम सममित के लिए। सममित है तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर विषम सममित है तो विकर्ण के सभी अवयव पक्का है शून्य होने चाहिए। दूसरी बात, एक समकोटि के विषम सममित सारणिक का मान, एक समकोटि के विषम सममित सारणिक का मान सदैव पूर्ण वर्ग होता है। समकोटि मतलब 2/2 का, 4/4 का। तो अगर एक समकोटि का विषम सममित सारणिक है, मतलब विषम वाला तो है लेकिन विषम सममित वाला तो है लेकिन कोटि कैसी है? सम, तो उसका मान हमेशा एक पूर्ण वर्ग के रूप में ही आएगा। कैसे आएगा? उदाहरण के तौर पर अभी देख लेते हैं, कि उसके पहले एक और बात लिख लें। एक विषम कोटि के विषम सममित सारणिक का मान सदैव शून्य होता है। कौन सा? विषम सममित है। अभी भी देखो विषम सममित है, लेकिन कोटि कैसी है? 3/3, 5/5, 1/1। तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? 0 ही आएगा। अब अपन बात करें, नहीं चलो ठीक है, बहुत है, उदाहरण से ही बात करते हैं। आगे एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। सारणिक दिया हुआ है आपको 0 a -a 0। क्या ये सममित है या ये विषम सममित है? बता सकते हो? कैसे चेक करते हैं बेटा? अगर ये सममित होगा तो यहाँ 0 नहीं होगा और ऊपर नीचे एक जैसे दिखने चाहिए, जबकि चिन्ह बदल के दिख रहे हैं। बीच में 0 आ रहा है, इसका विषम सममित हो सकता है। इसको दर्पण मानने का ऊपर नीचे वाले जो है वो चिन्ह बदल करके प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये कैसा है? विषम सममित। तो इसका जब मान निकालोगे तो क्या आएगा? 0 माइनस ऑफ -a स्क्वायर कैसा आ गया? एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, एक पूर्ण वर्ग आ गया। वो अपने लिखा है कि अगर समकोटि का है, समकोटि का है 2/2, 4/4, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? पूर्ण वर्ग आएगा। एक विषम कोटि का हो तो क्या होगा? 0 a b -a -b 0 c -c 0। हम इसको चेक करना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। हल नहीं करते, अपन प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लगाई कि मैंने सभी पंक्तियों को सभी स्तंभों से बदल दिया। तो क्या बदलाव आएगा? नहीं आएगा। वो बन जाएगा, जो रो 1 है वो आ जाएगा कॉलम 1 में, और ये आ जाएगा -a 0 c, ये आ जाएगा -b -c 0। कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब अगला काम ये करता हूँ कि मैं इसमें से -1, इसमें से -1 और इसमें से -1 कॉमन निकाल लेता हूँ। क्या क्या कॉमन निकाला बच्चों? -1 -1 -1। सारणिक में प्रॉपर्टी है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम क्या कॉमन निकाल रहे हैं? -1 -1 -1, तीनों रो में से कॉमन निकाल रहे हैं।
तो बाहर कितना आ गया आपके पास -1 की घात 3, ये क्या बन जाएगा 0, a b -a 0 c -b -c 0। ध्यान से देखो इसको, क्या ये वही है जो यहाँ लिखा था? हाँ ये तो वही है। तो क्या हम उसको डेल्टा लिख सकते हैं? तो डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, तो 2 डेल्टा बराबर 0, तो डेल्टा बराबर 0। सिद्ध कर दिया अपन ने कि यदि विषम कोटि का विषम सममित सारणिक है तो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। हमने वही तो लिखा है, एक विषम कोटि के विषम सममित सारणिक का मान सदैव 0 होता है। देखो आ रहा है आंसर 0। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यदि विषम सममित सारणिक है तो उसमें 3 बातें खास होती हैं। पहली बात, विकर्ण वाले सभी अवयव 0 होते हैं। दूसरी बात, अगर उसकी कोटि सम है तो आंसर हमेशा एक पूर्ण वर्ग आएगा। तीसरी बात, अगर उसकी कोटि विषम है तो आंसर हमेशा 0 आएगा। देखिए सवाल देखिएगा, अब इस पर एक सवाल, क्वेश्चन, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई है, इसका मतलब ABC त्रिभुज के कोण है, तो सारणिक का मान ज्ञात करना है। साइन ऑफ a प्लस बी प्लस सी साइन बी कॉस बी माइनस साइन बी 0 tan a कॉस a प्लस सी माइनस tan a साइन पाई। इस सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये जो ABC है उसकी जगह पे पाई रख सकते हैं, पहला काम तो हम यही कर देते हैं। और दूसरा काम ये भी हो जाएगा यहाँ से कि a प्लस सी बराबर पाई माइनस बी, वो भी यहाँ लिख देंगे। तो ये सारणी बन जाएगा साइन पाई साइन बी कॉस बी माइनस साइन बी 0 tan a कॉस पाई माइनस बी माइनस tan a साइन पाई। साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन पाई की वैल्यू होती है 0 और पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बेटा? कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा और साइन पाई माइनस थीटा इज, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा आपने इतनी बात कि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, रिडक्शन फॉर्मूले जो होते हैं उसके अनुसार। तो अब यहाँ रखेंगे बच्चों, ये बनेगा 0 साइन बी कॉस बी माइनस साइन बी 0 tan a माइनस कॉस बी माइनस tan a और ये वाला 0। ध्यान से देखो इस सारणिक को, विकर्ण में सारे अवयव 0 हैं, ऊपर वाले जो हैं वो नीचे की तरफ प्रतिबिंब माइनस के साथ दे रहे हैं, इसका मतलब कि विषम सममित सारणिक हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? क्योंकि विषम कोटि का विषम सममित सारणिक है। विषम कोटि का विषम सममित सारणिक बना है, इसलिए बिना हल करे डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हैं। बस चेक करना जरूरी था कि वह जो है एक सममित वाला है कि विषम सममित वाला है। अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा। अगली हेडिंग क्या है? सारणिक का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सारणिक का गुणन, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सारणिक का गुणन, सारणिकों का गुणन। 2 सारणिक कैसे गुणा करेंगे समझ लेते हैं, ठीक है। सारणिकों को गुणा करने के लिए पहली शर्त, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। पहली बात, कोटि समान होनी चाहिए। दूसरी बात, समान कोटि का सारणिक ही हल आएगा, जो गुणन का हल आएगा वो भी समान कोटि का एक सारणिक ही आएगा। तीसरी बात, जब आप 2 सारणिकों को गुणा कर रहे हो, जैसे यहाँ लिखा A B C D, यहाँ 1 2 3 4, तो इन दोनों होंगे 4 तरीके होंगे गुणा करने के। कितने तरीके होंगे? 4। पहला, पंक्ति को पंक्ति से गुणा करने का तरीका, रो इंटू रो। दूसरा,
रो इंटू कॉलम, तीसरा कॉलम इंटू रो, और चौथा कॉलम इंटू कॉलम। कितने तरीके होंगे? 4। और जो इसका हल आएगा, जो आंसर आएगा, वो आंसर भी एक 2/2 का सारणिकी आएगा, क्योंकि हम 2/2 के सारणिक को ही गुणा कर रहे हैं। तो क्या लिखा मैंने? 3 चीजें लिखी। कोटि समान होनी चाहिए, समान कोटि का ही हल आएगा, और गुणा करने के कितने तरीके होंगे बच्चों? 4 तरीके होंगे। रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम। और हल के पश्चात जो हल मिल रहा है वो एक सारणिक मिलेगा, 2/2 का मिलेगा। अब गुणा कैसे करेंगे अपन उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है? इसी को लिख लेते हैं, A B C D इंटू 1 2 3 4, ये रहा। अब इसको रो इंटू रो गुणा कर रहा हूं मैं, R इंटू R से। इसका मतलब क्या होता है? R1 को R1 से गुणा करना, फिर R1 को R2 से गुणा करना, फिर R2 को R1 से, R2 को R2 से। मतलब पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर रहे हैं, पंक्ति को स्तंभ से, स्तंभ को पंक्ति से, स्तंभ को स्तंभ से। चारों तरीके हैं, चारों में से कोई सा भी तरीका लगाओ, आंसर हमेशा सेम ही आता है। तो R1 इंटू R1 होगा, फिर R1 इंटू R2 होगा, R1 इंटू R1, R1 इंटू R2। फिर यहाँ अवयव R2 इंटू R1, R2 इंटू R1, और फिर R2 इंटू R2 होगा, ठीक है? अब गुणा कैसे होगा वो भी देखो। जब पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से गुणा करेंगे तो पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, बीच में प्लस आ जाएगा, A इंटू 1 प्लस B इंटू 2। पहला इंटू पहला प्लस दूसरा इंटू दूसरा। अब किसका नंबर आएगा बेटा? पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से गुणा होगी, है ना? R1 R2 से गुणा होगा, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, और बीच में प्लस आएगा। यहाँ क्या लिखोगे? A इंटू 3 प्लस B इंटू 4। फिर देखो, फिर से देखो, R2 इंटू R1, तो C इंटू 1 प्लस D इंटू 2, फिर C इंटू 3 प्लस D इंटू 4। तो क्या मिला बेटा आपको? ये A प्लस 2B, 3A प्लस 4B, C प्लस 2D, 3C प्लस 4D। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यदि 2/2 के सारणिक को गुणा करते हैं तो प्राप्त सारणिक में प्रत्येक अवयव 2-2 पदों का योग होगा। अपन उस बात को भी यहां लिख लेते हैं। 2 कोटि के सारणिकों के गुणनफल वाले सारणिक में प्राप्त प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग होगा। इसका मतलब 3 कोटि के सारणिक के गुणनफल वाले सारणिक में प्राप्त प्रत्येक अवयव है ना, अवयव 3 पदों का योग होगा। ये बात ध्यान रखनी है कि अगर 2/2 के सारणिक को हल कर रहे हैं तो प्राप्त गुणनफल वाले सारणिक में प्रत्येक अवयव कितने कितने पदों का योग आएगा? 2-2 पदों का योग आएगा। ये गुणा कैसे हुआ? रो इंटू रो। अब रो इंटू कॉलम कैसे करते हैं अपन उसको भी लिखते हैं, ठीक है? आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए जल्दी से, इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका ध्यान हमें हमेशा रखना है। ओके, देखो अब इसको गुणा करते हैं रो इंटू कॉलम। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन A B C D इंटू 1 2 3 4। और गुणा कैसे कर रहे हैं बच्चों? अब रो इंटू कॉलम। रो इंटू कॉलम का मतलब हुआ R1 पहले C1 से गुणा होगा, R1 पहले C1 से गुणा होगा, फिर R1 C2 से गुणा होगा, फिर R2 C1 से, फिर R2 C2 से। तो R1 इंटू C1, R1 इंटू C2, R2 इंटू C1 और R2 इंटू C2।
आप देखोगे तो ये चीज़ वही लिखी है 1 1 1 2 2 1 2 2, कुछ वैसा ही लिखा हुआ है। अच्छा गुणा करो, इसको क्या आएगा देखो, R1 इंटू C1, रो 1 इंटू C1, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, बीच में प्लस, तो बन जाएगा A प्लस 3B, फिर R1 इंटू C2, 2A प्लस 4B, बेटा अब R2 इंटू C1, C प्लस 3D, R2 इंटू कॉलम 2, 2C प्लस 4D, ये आ गया आंसर। ठीक है, 2/2 का हल कर रहे हैं तो प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग होगा। अब 3/3 को हल करके देखते हैं। A B C X Y Z D E F 1 2 3 3 2 1 4 5 6, इस तरह का सारणी है। ठीक है, अब इसको गुणा कर रहे हैं हम, और हम गुणा कर रहे हैं रो इंटू रो। कोई भी एक मेथड अपन ले लेते हैं, रो इंटू रो, तो R1 इंटू R1, R1 इंटू R2, R1 इंटू R3, फिर ऐसे R2 का नंबर आएगा, फिर ऐसे ही R3 का नंबर आएगा। तो क्या लिखोगे, R1 इंटू R1, R1 इंटू R2, R1 इंटू R3, R2 इंटू R1, R2 इंटू R2, फिर R2 इंटू R3, फिर अगला R3 इंटू R1, R3 इंटू R2 और R3 इंटू R3, पंक्ति को पंक्ति से गुणा कर रहे हैं। चलिए भाई गुणा कर लेते हैं। पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति, इधर पहली पंक्ति से गुणा करेंगे, पहला इंटू पहला, दूसरा इंटू दूसरा, तीसरा इंटू तीसरा, बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। क्या लिखोगे बेटा, A प्लस 2B प्लस 3C, A 2B 3C, फिर R1 को R2 से 3A 2B C, 3A 2B प्लस C, फिर R1 इंटू R3, 4A 5B 6C, 4A 5B 6C। ठीक है, अब किसका नंबर आएगा, R2 का। इधर का R2 उधर के 1 से 2 से 3 से, तीनों से गुणा होगा तो X वाला आएगा, ये होगा X प्लस 2Y प्लस 3Z, फिर बनेगा 3X प्लस 2Y प्लस Z, फिर बनेगा 4X प्लस 5Y प्लस 6Z। अब किसका नंबर आएगा बेटा, DEF। ये DEF पहले 1 2 3 से होंगे, फिर ये DEF 3 2 1 से होंगे, फिर ये DEF 4 5 6 से गुणा होंगे। क्या लिखोगे, D प्लस 2E प्लस 3F, 3D प्लस 2E प्लस F, और यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 4D प्लस 5E प्लस 6F, इस तरह से लिखोगे। अच्छा, अगर 2/2 को गुणा करते हैं तो प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग मिलता है। क्या यहाँ 3/3 को गुणा करा है तो आंसर भी एक 3/3 के सारणी के रूप में ही आया है, और क्या प्रत्येक अवयव 3 पदों का योग ही मिल रहा है। देखो, क्या प्रत्येक अवयव 3 पदों का ही योग है। ये ध्यान रखें कि अगर 2/2 के सारणी को गुणा करते हो तो प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग होगा, 3/3 के सारणी को गुणा करते हो तो प्रत्येक अवयव 3 पदों का ही योग होगा। क्लियर हो गई इतनी बात। गुणा करने के कितने तरीके हो गए अपने पास, 4, रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम। कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? ठीक है, अब इस पर आधारित अपन कुछ प्रश्न लेते हैं, सवाल लेते हैं, और इसका प्रयोग क्या है वो समझते हैं। देखिए बेटा, पहला सवाल देखिएगा कि यदि if ax प्लस by प्लस cz बराबर 1, bx प्लस cy प्लस az बराबर 0 तथा cx प्लस ay प्लस bz बराबर 0, तो x y z, z x y, y z x गुणन में दूसरा सारणिक a c b, b a c, c b a। यदि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और आपको वो पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वो और भी ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंच सके और उसका लाभ वो उठा सकें। आपके प्यार और स्नेह को देखकर हमारी टीम मोशन की पूरी टीम हाईली मोटिवेटेड है, और हमारा हमेशा पूरा प्रयास है और रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। का मान ज्ञात करें। किस शर्त के साथ मान ज्ञात करना है,
इन 3 शर्तों के साथ मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनको गुणा करोगे तो ये समीकरण बनने चाहिए। अब इनको गुणा करने के कितने तरीके हैं बेटा अपने पास? 4 तरीके हैं, रो इंटू रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम। कोई भी एक तरीका लगा सकते हो, बट परंतु लेकिन किंतु ध्यान देना बंधु, अगर कोई भी उल्टा सीधा तरीका लगा दिया और वो समीकरण नहीं बना तो आंसर ही नहीं आएगा। समीकरण बनने चाहिए गुणा करने पर। जैसे रो इंटू रो करते, रो इंटू रो, पंक्ति को पंक्ति से ax प्लस cy प्लस bz, ax प्लस cy प्लस bz, ax प्लस cy है तो bx है, ax है तो फिर cy नहीं है, इसका मतलब रो इंटू रो नहीं कर सकते। अब रो इंटू कॉलम पे विचार करते हैं, ax by cz, ax by cz हमें मिल रहा है। इसका मतलब हमें कौन से तरीके पर जाना चाहिए? रो इंटू कॉलम पे जाना चाहिए। 4 में से कौन सा तरीका लगाना है वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन समीकरणों से बताया जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप गुणा करने की? क्या बोला मैंने? हम जब गुणा करेंगे तो चारों में से कोई भी तरीका लगा सकते हैं, लेकिन हम वही तरीका लगाएंगे जो हमें दिए गए समीकरण बना करके दे रहा होगा। और वो रो इंटू रो से नहीं मिल रहा है, रो इंटू कॉलम से मिल रहा है। अब रो इंटू कॉलम का मतलब क्या था बेटा? R1 इंटू कॉलम 1, R1 इंटू कॉलम 2, R1 इंटू कॉलम 3, फिर रो 2 इंटू कॉलम 1, रो 2 इंटू कॉलम 2, रो 2 इंटू कॉलम 3, फिर रो 3 का नंबर आएगा तो रो 3 इंटू कॉलम 1, रो 3 इंटू कॉलम 2, रो 3 इंटू कॉलम 3। इस तरह से गुणा करेंगे। कर दीजिए बच्चों गुणा। रो 1 इंटू कॉलम 1, मतलब ये पहली पंक्ति इस कॉलम 1 से गुणा होगी। क्या लिखेंगे? 1 बाई 1 लिखते हैं, ax प्लस by प्लस cz, रो 1 इंटू कॉलम 2, रो 1 इंटू कॉलम 3, रो 2 इंटू कॉलम 1, az प्लस bx प्लस cy, रो 2 इंटू कॉलम 2, फिर रो 2 इंटू कॉलम 3, अब रो 3 इंटू कॉलम 1, फिर रो 3 इंटू कॉलम 2, cy प्लस az प्लस bx, फिर by प्लस cz प्लस ax, ये मिल गया। अब जो हमें मिले हैं उनको इन समीकरणों में ढूंढो, वो बन रहे हैं। पहला, इसकी जगह क्या रखोगे बच्चों? 1। दूसरा, cx प्लस ay प्लस bz, 0 0 0 1 0 0 0 1। कितना आंसर आ गया बेटा? 1। इस सवाल का आंसर कितना हुआ? 1। ये है सवाल करने का तरीका कि मेथड 4 है, लेकिन हमें कौन सा प्रयोग करना है उस पर हमेशा ध्यान देते हुए चलना है। तो सवाल हमने कर लिया। अब आगे की बात सुनिएगा। जैसे 2 सारणिकों को गुणा करके एक सारणिक बना सकते हैं, वैसे ही एक गुणनफल वाले सारणिक को तोड़ के 2 गुणन में भी तोड़ सकते हैं। क्या क्या? दोबारा सुनो ध्यान से। जैसे हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 में किया था, याद करो सारणी की प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या थी? योग गुणधर्म। योग गुणधर्म में हम क्या करते थे? 2 सारणिकों को जोड़ के एक बना देते थे, किसी एक पंक्ति में सारे जोड़ मिलते थे, और उस एक सारणी को तोड़ के अलग अलग सारणी भी बना सकते थे। वैसा ही यहाँ भी कर सकते हैं। अगर गुणन में दिया है, मतलब गुणनफल दिया है, तो उसको 2 अलग अलग सारणिकों में तोड़ भी सकते हैं, समान कोटि में तोड़ सकते हैं। कैसे? समझिएगा। A B C D 1 2 3 4 गुणा करा मैंने रो इंटू रो। कैसे गुणा करा? रो इंटू रो। क्या आएगा? R1 इंटू R2, R2 इंटू R1 और R2 इंटू R2। गुणा भी कर देते हैं भैया। क्या आ गया? A प्लस 2B, 3A प्लस 4B, फिर C प्लस 2D, और ये आ जाएगा 3C प्लस 4D।
तो ये वाली बात तो यहाँ खत्म हो गया। अब मैं उसका उल्टा बोल रहा हूँ कि इसको भी तोड़ने के कितने तरीके हैं, 4 ही तरीके हैं। जो गुणा करने के तरीके थे ना, वही इसको तोड़ने के भी तरीके हैं। अब जैसे मैं इसको रो इंटू रो तोड़ दूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पहला अवयव था ये रो इंटू रो से आया होगा। कैसे, यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या है ये, a प्लस 2b, 3a प्लस 4b, c प्लस 2d और 3c प्लस 4d। तो इसको तोड़ के 2 गुणन में लिख रहे हैं। अब 2 गुणन के सारणिक जो होंगे वो भी समान कोटि के बनेंगे, समान कोटि के ही बनेंगे। अब r इंटू आर से तोड़ रहे हैं, इसका लिए जो पहला अवयव होगा ये रो इंटू रो 1 इंटू रो 1 से आया होगा। तो यहाँ a, तो यहाँ 1 और यहाँ b, तो यहाँ 2। a इंटू 1 b इंटू 2, कुछ वैसा ही तो वहाँ किया था। फिर इस विकर्ण वाले पे ध्यान दो, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। उससे दोनों का R2 बन जाएगा, दोनों का R2 यहीं से बन जाएगा। देखो क्या लिखेंगे, c इंटू 3 d इंटू 4, ये टूट गया वापस से। देखो गुणनफल दिया हो तो भी इसको 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, लेकिन ये ध्यान दें कि अगर 2/2 में तोड़ना है तो प्रत्येक पद, प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग होना जरूरी है। ठीक है, अब सवाल करते हैं अपन इस पर। जो ये तोड़ने वाली बात है, जिस तरीके से तोड़ रहे हैं उसी पर सवाल करके देखते हैं और समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड वैल्यू ऑफ, मान ज्ञात करना है। सारणिक दिया हुआ है आपको, a1 l1 प्लस b1 m1, a2 l2 l1 प्लस b2 m1, a3 l1 प्लस b3 m1, a1 l2 प्लस b1 m2, a2 l2 b2 m2, a3 l2 b3 m2। इस तरह से फिर तीसरे वाले कॉलम में a1 l3 प्लस b1 m3, a2 l3 प्लस b2 m3 और a3 l3 प्लस b3 m3। इस सारणी का मान ज्ञात करने को कह रहे हैं आपको। खतरनाक वाला खेल हो गया भैया ये तो, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ट्रिक भी लगाओगे तो भी आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 l1 l2 l3 m1 m2 m3 सबके मान मानने पड़ेंगे, और तब जाकर के वो क्या बनेगा, संख्यात्मक रूप में आएगा और फिर आंसर आएगा। लेकिन अगर अपन ने गुणन वाली चीज अच्छे से समझ ली तो आंसर जल्दी आएगा। और गुणन वाली चीज क्या कहती है कि आप इस 3/3 के सारणी को 3/3 के सारणिकों का गुणनफल मान लो, तो इसका रिवर्स चले जाओ कि ये किनका गुणनफल रहा होगा, वो गुणनखंड वाले सारणिक मालूम कर लो। कैसे, 3/3 के 2 सारणिकों में इसको तोड़ेंगे। अब 3/3 के 2 सारणिकों में कैसे तोड़ेंगे, अपन सारणिक बना लेते हैं पहले। देखो यह वाला जो अवयव होगा ये किससे आया होगा, R1 इंटू R1 से आया होगा, और यह वाला अवयव किससे आया होगा, R2 इंटू R2 से आया होगा, और यह वाला किससे आया होगा, R3 इंटू R3 से आया। बट परंतु लेकिन किंतु एक समस्या है, 3/3 वाले को तोड़ना है तो 3/3 वाले का प्रत्येक अवयव 3 पदों का योग होना चाहिए था। ऐसा है नहीं, क्योंकि इसमें पद 2 हैं, इसमें पद 2 हैं। इसका ना तीसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या मान लोगे, 0। तीसरा पद क्या मान लोगे बच्चों, 0। तीसरा पद क्या मान के चलोगे, सबके साथ 0। सबके साथ क्या मान लोगे, 0 0 जो मान लिया। अब इसको लिख सकते हो आप आराम से। तो ये क्या लिखोगे, a1 इंटू l1, फिर b1 इंटू m1, और तीसरा कौन है, 0। फिर R2 इंटू R2, a2 इंटू l2, b2 इंटू m2, तीसरा कौन है, 0 0। फिर इधर a3 इंटू l3, b3 इंटू m3, तीसरा कौन है,
शून्य। मजा आ गया रे, सारे कॉलम के अवयव 0 हैं, तो आंसर 0 इंटू 0 कितना आ गया? 0। जल्दी आंसर मिला। देखो देखो फिर से लिखते हैं एक सवाल और ऐसा, तीसरा, फाइंड वैल्यू ऑफ cos a प्लस p प्लस q cos q प्लस r cos r प्लस p। इस तरह से सारणिक बन रहा है, cos p प्लस q, cos q प्लस r और cos r प्लस p। लेकिन अगर प्लस का चिन्ह लेंगे तो अपने पास माइनस आएगा। काम करते हैं माइनस वाला लेते हैं, इसमें माइनस वाले से थोड़ा सही सवाल बनेगा। cos ऑफ p माइनस q cos ऑफ a माइनस p b माइनस p cos ऑफ c माइनस p cos ऑफ a माइनस q cos ऑफ b माइनस q cos ऑफ c माइनस q cos ऑफ a माइनस r cos ऑफ b माइनस r cos ऑफ c माइनस r। इस सारणिक का मान ज्ञात करें, ये है सवाल। ठीक है, अब देखो cos वाला आ गया तो शॉर्ट ट्रिक से तो आंसर आ ही जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी साथ के साथ बताते चलें आपको। आंसर ज्ञात करना है, लेकिन किसके द्वारा ज्ञात कर रहे हैं अपन? शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ज्ञात कर रहे हैं। तो एंगल a बराबर एंगल b बराबर एंगल c बराबर एंगल p बराबर एंगल q बराबर एंगल r मान लो। तो तिरसे हुआ त्रिभुज ABC समबाहु, त्रिभुज PQR समबाहु, दोनों समबाहु समबाहु, तो क्या बन जाएगा? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री सब जगह बनेगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। शॉर्ट ट्रिक से, इधर शॉर्ट ट्रिक भारी पड़ रही थी, इधर शॉर्ट ट्रिक भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन मेथड से भी कैसे होगा मैं वो भी आपको बताता हूँ। हमें इसका फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, और cos ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला सबको याद है। cos a माइनस बी इज cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसको फॉर्मूले से अपन खोल लेते हैं। क्या लिखेंगे बेटा? cos a cos p प्लस sin a sin p। अगले वाले में आएगा cos a cos q प्लस sin a sin q। फिर अगले वाले में आएगा cos a cos r प्लस sin a sin r। इस वाली सारणी को लिख रहे हैं। ठीक है, फिर cos b cos p प्लस sin b sin p, cos b cos q प्लस sin b sin q। फिर यहाँ पर cos b cos r प्लस sin b sin r। इधर आ जाओ, cos c cos p प्लस sin c sin p, cos c cos q प्लस sin c sin q। इधर cos c cos r प्लस sin c sin r। ठीक है इतना। अब पुटिंग मेथड से नहीं कर रहे, प्रॉपर मेथड से कर रहे हैं। और प्रॉपर मेथड क्या कहता है कि यदि 3/3 का सारणिक बन रहा है तो उसको दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में तोड़ा जा सकता है। बट परंतु लेकिन किंतु जो गुणनफल वाला सारणिक है उसका प्रत्येक अवयव 3-3 पदों का योग होना चाहिए था। कितने कितने का? 3-3 पदों का योग। वो है नहीं अपने पास। अच्छा, तोड़ते वक्त आपके पास रो इंटू रो भी है और कॉलम इंटू कॉलम भी है, तो क्या इसमें तीसरा पद 0-0 बन रहा होगा सभी में? अपने आप क्या ये 3-3 पदों के योग में टूट गया? देखो इन सब में तीसरा वाला कौन हो गया बेटा? 0-0-0 हो गया, तीसरा वाला 0 हो गया। अगली बात किस पर ध्यान देंगे? विकर्ण वाले पर। ये R1 इंटू R1 दे देगा, ये R2 इंटू R2 और ये वाला R3 इंटू R3 से। तो रो 1 इंटू रो 1, तो इसमें लिखोगे बेटा cos A इंटू cos P दूसरे में लिखोगे, क्योंकि एक इधर से लेते हैं और एक इधर से लेते हैं। फिर यहाँ लिखोगे sin A
तो यहाँ क्या लिखोगे साइन पी, और तीसरा क्या लिखोगे बेटा 0 0। ठीक है, फिर से देखो इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे कॉस बी, तो फिर कॉस क्यू यहाँ लिखोगे, फिर साइन बी और यहाँ पर साइन क्यू और फिर 0 0। फिर इस वाले में कॉस सी इंटू कॉस आर, तो कॉस सी इंटू कॉस आर, ये तोड़ा कैसे जा रहा है रो इंटू रो में तोड़ा जा रहा है ना। फिर साइन सी इंटू साइन आर, 0 इंटू 0। देखो इजीली आंसर मिल रहा है। इसका मतलब एक 2/2 के सारणिक को दो सारणिकों के गुणन में तोड़ना है, तो उस 2/2 के सारणिक का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योग होना जरूरी है। दूसरी बात, एक 3/3 के सारणिक को दो 3/3 के सारणिकों के गुणन में तोड़ना है, तो उस 3/3 के सारणिक का प्रत्येक अवयव 3 पदों का योग होना आवश्यक है। क्लियर इतनी बात? और सवाल लेते हैं अपन। अगले सवाल पे ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 जेईई मेन 2014 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है प्रश्न? यदि अल्फा कॉमा बीटा शून्य नहीं है, अशून्य संख्या है, यदि अल्फा कॉमा बीटा नॉन जीरो है और एक फलन दिया है fn, वो फलन क्या है अल्फा की पावर n इक्वल प्लस बीटा की पावर n, तो इस सारणी का मान यदि इसके बराबर हो जाए तो k का मान क्या होगा? एक तरीका तो ये है कि इस पूरे को हल कर ले, हल करके सॉल्व कर लेते हैं। हल करने का मतलब क्या दिया है पहले उस पे आओ। क्या मैं इस 3 को कुछ लिख सकता हूँ? देखो मैं इस 3 को लिख रहा हूँ 1 + 1 + 1, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक दिमाग में एक बात चल रही थी। क्या चल रही थी? कि 3/3 के सारणी के प्रत्येक अवयव को 3 पदों का योग होना जरूरी है। यदि उसे 2 सारणिकों के गुणन में तोड़ना है तो 1 यहाँ रखोगे 1 + अल्फा + बीटा, यहाँ भी 1 + अल्फा + बीटा, यहाँ रखोगे 2 तो 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, और यहाँ भी 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, 1 + अल्फा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर, 1 + अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब, 1 + अल्फा क्यूब + बीटा क्यूब। जैसा लिखा है वैसा लिख रहे हैं, ये बन गया। एक आसान तरीका तो ये होगा कि इसको इस जो आंसर दिया है ना उसके बराबर कर दे। वन माइनस गामा, गामा नहीं है यहाँ पर, यहाँ गामा नहीं होगा। गामा कहाँ से आ गया भैया? सवाल तो अल्फा और बीटा में चल रहा था, यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, इसको सही करके चलना। यहाँ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? शॉर्ट ट्रिक लगा लें अपनी यहीं पे, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं। क्या लगा लें? शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है? पुट अल्फा इक्वल टू 1, नहीं वो 0 हो जाएगा, तो अल्फा को 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 होते के गायब हो जाएगा। अल्फा इक्वल टू -1 एंड बीटा इक्वल टू, क्या बीटा की वैल्यू भी -1 रख सकते हैं? नहीं रख सकते, क्योंकि -1 + 1 फिर 0 हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो इसको अल्फा को 0 रख सकते हो, हाँ 0 रख सकते हो, और बीटा को -1 रख दो, अब कोई दिक्कत नहीं, 0 पे कोई दिक्कत नहीं। अल्फा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू -1, आसान संख्या है। ये क्या बनेगा? 3। अल्फा को 0 रखा है और -1 रखा है, तो ये भी बना 0 और ये भी बना 0। फिर उधर वो रखा 0 और उसको रखा है 1, तो ये आ गया 2, ये वाला भी आ गया 2 और ये वाला भी आ गया 2। और इसको रखा है अल्फा को 0, अल्फा 0, और इसको रखा -1, ये फिर 0 और ये भी 0। इसको रखा फिर 0 और इसको रखा है -1, तो +1, तो ये आ गया 2। ये ऐसा आपके पास बन जाएगा। और इधर k टाइम्स ऑफ 1 - 0 1, 1 माइनस ऑफ -1 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये अल्फा -1 तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, हल कर लेते हैं। कितना? 3, 4 - 0 -0 इंटू +2 इंटू 0 - 4 बराबर, फिर कितना आ गया? 4k। बेटा कितना हुआ? ये 12, और ये कितना हुआ? -8, तो 12 - 8 4, 4 बराबर 4k, k बराबर कितना आ गया? 1। मतलब आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी। ये तो शॉर्ट ट्रिक वाली मेथड, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, और सवाल जो दिया था इसमें पुटिंग मेथड से हल कर देना। शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर अपने को मिल जाएगा, और आंसर कितना मिल रहा है अपने को? k बराबर, कुछ मुश्किल काम तो नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी सवाल को अपन प्रॉपर मेथड से करते हैं। ठीक है,
ये वाला आप नोट कर लो, लिख लो इसको लिख लो, समय दे रहा हूँ मैं आपको, आप लिख लीजिए इसको। उसके बाद फिर अपन प्रॉपर मेथड से करते हैं, इतना आप नोट करके रख लो। ये पुटिंग मेथड वाला आसान मेथड है, कठिन मेथड नहीं है। संख्यात्मक रूप में सारणी को बदलना अपन करते आ रहे हैं शुरू से। अब मेथड पर आते हैं, है ना, सवाल को प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। प्रॉपर मेथड क्या कहता है कि जो सारणी का आपको दिया हो वो 3x3 का सारणी कहते हैं, इसको 2 सारणिकों के गुणन में तोड़ लेते हैं, ठीक, रो इंटू रो में तोड़ते हैं। ठीक है, चलने दो उधर, ऐसा जैसा चल रहा है इधर। तो रो इंटू रो में तोड़ेंगे तो हमें कौन कौन से अवयव पर ध्यान देना चाहिए, R1 इंटू R1 पर, R2 इंटू R2 पर और R3 इंटू R3 पर, इन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो इनके अकॉर्डिंगली 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू 1, अल्फा इंटू अल्फा, बीटा इंटू बीटा, ध्यान देना। फिर इसमें लिखेंगे 1 इंटू 1, इसमें अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ध्यान से देखो, दोनों सारणी एक ही है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं 1 1 1 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया, कुछ फर्क तो नहीं पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा। क्यों बदल दिया है मैं अभी बताता हूं आपको, कुछ याद आना चाहिए आपको। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, याद आया। 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। याद करवाया, 4 आपको मैंने बिल्कुल अच्छे वाले सारणी, है ना, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट्स। तो इसका आंसर अपन डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर चलेगा, फिर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर के इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। मजा आ गया भैया, ये तो सब कट गए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, के बराबर कितना आया 1। जल्दी आंसर मिला नहीं मिला, मिला। किसका फायदा हुआ? अब गुणन के हल करने के पश्चात वो जो रिजल्ट अपन ने शुरू में याद करा था उसका फायदा मिला अपने को। मतलब रिजल्ट्स अगर अपने को अच्छे से याद रहते हैं तो भी सवाल जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, शॉर्ट ट्रिक सही तरीके से लगाते हैं तो भी सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, पढ़ाई अच्छे से करते हैं तो भी सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं, कंसेप्ट अच्छे से लगाते हैं तो भी सवाल जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं। 5वें सवाल पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। 5वां सवाल क्या है? 5वां सवाल ये कह रहा है कि यदि डेल्टा एक सारणिक एबीसी के रूप में दिया हुआ है तो डेल्टा स्क्वायर और उसका वर्ग क्या होगा। वर्ग मतलब क्या होता है? 2 का वर्ग क्या होता है? 2 इंटू 2। एक्स का वर्ग क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। तो डेल्टा का वर्ग क्या होगा? डेल्टा इंटू डेल्टा। और ऑप्शन भी हमें दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा स्क्वायर लिखना है तो डेल्टा इंटू डेल्टा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा? ये ए बी सी, बी सी ए बी, गुणन में यहाँ पर फिर से ए बी सी ए बी, गुणा कर देंगे डेल्टा को डेल्टा से, सारणिक को सारणिक से। 4 तरीके, कोई भी तरीका लगा देते हैं अपन। अभी लगा देते हैं इसमें रो इंटू रो, ठीक है। रो 1 इंटू रो 1 क्या आ जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए बी, फिर बी सी प्लस ए सी, और फिर ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो ध्यान से अगर देख रहे हो तो सभी पंक्तियों में कुछ ऐसा ही आने वाला है। इसका मतलब यहाँ भी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो R2 को R2 से करके देखो, और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पर भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप इसको ध्यान से लिख रहे हो तो क्या ये सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए बी, ये वाला फिर सिग्मा ए बी, सिग्मा मतलब समेशन, समेशन मतलब योग, क्या इसको सिग्मा ए स्क्वायर, सिग्मा ए बी, यहाँ पर फिर समेशन के अंदर ए स्क्वायर कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या?
इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन नंबर ए। क्या ये पहला ऑप्शन करेक्ट है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह वाला सवाल एक से अधिक सही वाला है, मल्टीपल करेक्ट वाला है, मतलब ए के अलावा भी इसमें आंसर छुपा हुआ है। ए के अलावा और कौन सा आंसर हो सकता है? या तो बी होगा या सी होगा। अब वो कैसे आएगा, अपन उस पर ध्यान देते हैं। सखंड की प्रॉपर्टी याद है क्या? सखंड की प्रॉपर्टी क्या आपको याद है? कोफैक्टर वाली प्रॉपर्टी कि यदि एक सारणिक होता है जिसका मान डेल्टा होता है, उससे एक नया सारणिक बनता है सैकंडों वाला। कुछ याद आ रहा है? जैसे डेल्टा बना A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसके सैकंडों से बनने वाला सारणिक याद करो, शुरू में पढ़ा है हमने। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो सैकंडों से बनने वाले सारणिक का मान जो होता है वो डेल्टा वाले सारणिक के मान की घात n-1 होता है, जहां पर n क्या होता है? कोटि। याद आया? कुछ ऐसा पढ़ा है, समझा है? इसका मतलब ये सैकंड वाला जो डेल्टा C था, डेल्टा C, इस डेल्टा C की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर होगी अगर n बराबर 3 होगा कि नहीं होगा? होगा। हम इसी का रिवर्स करने वाले हैं अब इस सवाल के। क्या डेल्टा स्क्वायर को डेल्टा इंटू डेल्टा के अलावा सैकंडों से भी ज्ञात कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, अगर कोटि 3 होगी तो बिल्कुल। तो वही काम अब इस सवाल में करते हैं। गुणा करके तो अपन ने चेक कर लिया, ऑप्शन ए आ रहा है। अब सैकंडों से ज्ञात करते हैं, ठीक है? तो डेल्टा स्क्वायर ज्ञात करने के अपने पास दो मेथड आ गए, डेल्टा इंटू डेल्टा और डेल्टा की कोफैक्टर वाला। कब? जब n बराबर कितना है? 3 है, कोटि वाला। अब ये जो डेल्टा दिया है इसके कोफैक्टर वाला सारणिक निकालते हैं। कोफैक्टर सैकंड, ए का गुणन कोफैक्टर सैकंड, BC माइनस ए स्क्वायर, BC माइनस ए स्क्वायर। B का कोफैक्टर ये गया B स्क्वायर माइनस AC। क्या? B स्क्वायर माइनस AC, लेकिन माइनस लगेगा, ये हो जाएगा AC माइनस B स्क्वायर। C का गुणनखंड AB माइनस C स्क्वायर, यहाँ आएगा AB माइनस C स्क्वायर। फिर ऐसे B का गुणनखंड लिखेंगे तो वो आएगा AC माइनस B स्क्वायर, C का AB माइनस C स्क्वायर, A का BC माइनस A स्क्वायर। ऐसे प्रत्येक अवयव का सैकंड लिख लेते हैं, ठीक है? C का लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? AB माइनस C स्क्वायर, AB माइनस C स्क्वायर। फिर इस A का लिखेंगे बेटा, A का आ जाएगा यहाँ से अपने पास, A का आएगा A स्क्वायर माइनस BC, तो ये हो जाएगा BC माइनस A स्क्वायर। फिर B का लिखेंगे तो वो हो जाएगा AC माइनस B स्क्वायर। ध्यान से देखो इसको, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है? B, मतलब ये भी आंसर। ये किससे आया? सैकंडों से। क्योंकि अगर कोटि 3 होती है तो जो सैकंडों वाला होता है वो डेल्टा स्क्वायर होता है। अगर कोटि 2 होती है तो सैकंड वाला डेल्टा होता है। अगर कोटि 4 हो जाएगी तो सैकंड वाला डेल्टा क्यूब बन जाएगा। ये है ना मूल कंसेप्ट, ओरिजिनल कंसेप्ट, कि सैकंड वाले सारणिक का मान दिए गए सारणिक के मान की घात n-1 होता है, जहां पर n क्या होता है? उसकी कोटि। तो अगर कोटि 3 है तो सैकंड वाले का मान डेल्टा स्क्वायर। इसका रिवर्स अपन ने कर लिया, डेल्टा स्क्वायर सैकंड से ज्ञात कर लिया। तो ये डेल्टा स्क्वायर सैकंड से ज्ञात किया गया, डेल्टा स्क्वायर सैकंड से ज्ञात किया गया, ठीक है? गुणा करके भी ज्ञात कर सकते हैं, सैकंड से भी ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब n बराबर क्या है? 3 है। तो अगर मैं ऐसे ही लिखूं तो डेल्टा क्यूब को दो तरीके से लिख सकते हो, एक डेल्टा इंटू डेल्टा और डेल्टा सेकंड। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? n बराबर 4। तो ऐसा सत्य होगा, डेल्टा क्यूब सेकंड के बराबर होगा अगर कोटि कितनी होगी? 4। डेल्टा स्क्वायर सेकंड के बराबर अगर कोटि कितनी होगी? 3। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को, लिख के रखिएगा। अच्छा सवाल है, गुणन के अलावा भी आंसर सेकंड से बन रहा है, ठीक है? जो वीडियोस आप देख रहे हैं, जो वीडियोस हम आपको पढ़ा रहे हैं, यदि आप वीडियो वो चाहते हैं और भी मटेरियल चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए और उस नंबर पर कॉल कीजिए। नंबर है 1821 799 अर्थात 18002121 799। थैंक यू।